नमस्कार मित्रों। हम एनाटॉमी के क्वेश्चंस पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें 3 कक्षाएं हम कर चुके हैं। आज ये चौथी कक्षा है और दिसंबर 2018 में एनाटॉमी के जो प्रश्न आए हैं, उन पर हम व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। क्वेश्चन है आपका कि थाइमस ग्रंथि या थाइमस ग्लैंड से स्रावित जो हार्मोन्स हैं आपके, वे किन सेल्स के प्रोलिफरेशन या मैच्योरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? प्रोलिफरेशन मतलब रैपिड इंक्रीज इन द नंबर्स, मतलब अत्यधिक तीव्रता से जो उनकी संख्या वृद्धि होती है वो उन कोशिकाओं की। और उनका मैच्योरेशन मतलब इम्यूनो कॉम्पिटेंट बनाना, उनको इम्यून सिस्टम में जो पैथोजेंस हैं उनको नष्ट कर सके उस प्रकार की योग्यता का निर्माण करना, दैट इज मैच्योरेशन। तो जो हार्मोन्स है वो किन सेल्स का निर्माण करते हैं? तो उसमें आपके टी सेल हैं आपके। जो बोन मैरो होता है आपका, उस बोन मैरो से ब्लड के कई प्रकार के सेल्स बनते हैं, जिसमें आरबीसी भी आपका बोन मैरो में बनता है जो हड्डी के अंदर पाया जाता है आपका, डब्ल्यूबीसी जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो भी, और आपकी प्लेटलेट्स भी। ये सब आपके ब्लड के जो कंपोनेंट है बोन मैरो में बनते हैं। डब्ल्यूबीसी ही है जो शरीर की सुरक्षा में काम करता है आपका। उसमें कई प्रकार के 5 प्रकार के सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट आदि करके। तो जो लिम्फोसाइट है वो 2 प्रकार, उसमें 3 होते हैं वैसे, टी सेल, बी सेल और एनके सेल, नेचुरल किलर सेल। टी सेल, बी सेल और एनके सेल अर्थात नेचुरल किलर सेल। तो जो बी सेल है आपका, उसका जो मैच्योरेशन है, देखो प्रोडक्शन तो सारा हड्डी में हुआ, बाकी बी सेल का मैच्योरेशन आपका बोन में ही होता है, ये कहीं और आपका माइग्रेट नहीं करता। लेकिन जो टी सेल है आपका, उसका प्रोडक्शन तो बोन मैरो में हुआ, और वो प्री मैच्योर अवस्था में ही, प्री टी सेल की अवस्था में ही माइग्रेट कर जाता आपका थाइमस ग्लैंड के पास। और थाइमस ग्लैंड के जो हार्मोन है आपके, जिसमें मेन आपका थाइमोसिन, इसके मैच्योरेशन में भूमिका निभाता है। तो वो टी सेल है आपका। ये कई बार आपका प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा। बीटा सेल, डेल्टा सेल, अल्फा सेल, ये इंसुलिन आदि जो हैं, खासकर पेनक्रियाज के सेल्स हैं, उनके नाम है आपके अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल। अल्फा सेल है, उससे आपके ग्लूकोगन का सिक्रीशन होता है। बीटा सेल है, उनसे इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। शायद क्वेश्चन आएगा आगे तो देखेंगे। तो ये उस संदर्भ के आपके ऑप्शन दिए हैं। हमारा तो जो क्वेश्चन है वो टी सेल के संदर्भ में है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है उसको क्या कहते हैं? मैंने पिछले क्लास में ही व्याख्या की थी, हार्मोन्स कहते हैं उनको। क्या कहते हैं हम? हार्मोन्स। एंजाइम्स अलग चीज है। एंजाइम्स जो कि पाचन में काम करते हैं आपके कैटलिस्ट के रूप में। न्यूरोट्रांसमीटर है जो एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच जो सिग्नल्स उनको ट्रांसमिट करते हैं, या एक न्यूरॉन या एक इफेक्टर सेल के बीच सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, उनको न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। और पेप्टाइड, ये प्रोटीन की बॉन्ड्स हैं आपके, उनको पेप्टाइड कहा जाता है। तो हमारा तो हार्मोन्स का विषय था। एंटीजन एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसके कारण उत्पादन होता है, ये एंटीजन की बात कर रहे हैं। और एंटीजन की अगर आप व्याख्या करते हो तो 2 शब्दों में इसको डिवाइड कर सकते हो, एंटी और जन। जन मतलब जनरेटर, उत्पन्न करने वाले, और एंटी मतलब एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज उत्पन्न करने वाले जो होते हैं, उन हानिकारक पदार्थों को एंटीजेंस कहा जाता है। तो जो वायरस आ गए, बैक्टीरियाज आ गए, जो हमारे शरीर में आने के बाद हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर देते हैं, जिसके कारण से एंटीबॉडीज आपकी बननी स्टार्ट होती है। जैसे अभी कोरोना आपका चला था, तो कोरोना भी एक प्रकार का एंटीजन था, जिसने शरीर में आके एंटीबॉडीज बनाने, मतलब एंटीबॉडीज के बनने को वो नहीं बनाता, और वो उसके कारण से जो बी सेल है, मुख्यतः मैं कहूं तो जो बी सेल वो एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन है एंटी। न्यूरोट्रांसमीटर भी हमने देखा ही था, पेप्टाइड देखा था, हार्मोन्स देखा था, तो हमारा एंटीबॉडी। मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? अगर हम ब्लड की बात करें, जो ब्लड है हमारा, वो टोटल बॉडी का लगभग 8% होता है। अर्थात पूरे शरीर का जितना वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम का 8% जो है वो ब्लड है। और उस ब्लड को भी अगर आप देखो तो ब्लड में 2 है कंपोनेंट। एक तो ब्लड प्लाज्मा जो कि फ्लूइडी पार्ट हो गया, एक सेल हो गए उसके,
तीन प्रकार की जो अभी मैंने आपको बताए थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इनको फोम्ड एलिमेंट्स भी कहा जाता है, मतलब बनने वाले जो एलिमेंट्स हैं आपके, और इन दोनों की कॉम्बिनेशन को ही ब्लड कहा जाता है। तो जो ब्लड है, जो ब्लड प्लाज्मा है हमारा, उसका जो परसेंटेज होता है 55% होता है, जो कि ये पूछा है आपका। और जो बच गया फोम्ड एलिमेंट्स में 45% आपका उनका होता है। इस 45% में भी 99% जो आपका भाग हुआ आरबीसी का होता है। डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स, इनकी संख्या काफी कम होती है आरबीसी के कंपैरेटिवली, और इनका जो साइज आदि है वो भी छोटा होता है। तो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन दोनों को मिला के एक शब्द कहा जाता है बफी कोट। तो ये भी याद रखिएगा, कभी आ सकता है बफी कोट। एक येलो येलो कलर की एक लेयर होती है। अगला प्रश्न है आपका, जितने भी साइनोवियल ज्वाइंट्स हैं, साइनोवियल जो ज्वाइंट्स हैं आपके, संधियां मतलब ज्वाइंट्स, उनकी विशेषता पूछिए, वो कैसे हैं, वो इमूवेबल है या फ्रीली मूवेबल है, कैसे मूवेबल है। तो फ्रीली मूवेबल है। ज्वाइंट्स भी जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। यदि स्ट्रक्चर के आधार पे देखो तो फिब्रस ज्वाइंट होता है आपका, कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट होता है, और साइनोवियल ज्वाइंट होता है। तो ज्यादातर जो प्रश्न आपके आते हैं साइनोवियल से ही आते हैं, और साइनोवियल जो ज्वाइंट होते हैं फ्रीली मूवेबल होते हैं। उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है डायर्थ्रोसिस। क्या वर्ड यूज करते हैं? डायर्थ्रोसिस। और जो मूवमेंट के आधार पे तीन भेद, उसमें एक साइनर्थ्रोसिस होते हैं जो इमूवेबल है, जिनको मूव नहीं किया जा सकता, और जो एम्फियरथ्रोसिस है वे पार्शियली मूवेबल होते हैं, उस हद तक मूवमेंट होती, ज्यादा नहीं होती। लेकिन जो डायरथ्रोसिस है, जो कि साइनोवियल होते हैं, फ्रीली मूवेबल होते हैं। तो साइनोवियल ज्वाइंट का पूछा था आपको, ज्वाइंट से आगे भी प्रश्न आते रहते हैं, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन होगा, फ्रीली मूवेबल। एस ए नोड कहाँ पर स्थित है? हार्ट का हमने पिछली क्लास में देखा था, हार्ट के चार चैम्बर थे आपके, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम में ऊपर की तरफ ही आपकी एक नोड होती है जिसको एस ए नोड कहा जाता है, एस ए नोड, साइनो एट्रियल नोड। इसमें पेस मेकर सेल्स पाए जाते हैं, जो ऑटोरिदमिक फाइबर्स के रूप में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स या एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। तो मायोकार्डियम जो मसल है, मतलब हार्ट का जो पूरी परत है, उसमें कई लेयर होती है आपकी। बाहर की एपिकार्डियम, पेरिकार्डियम, फिर अंदर मायोकार्डियम, फिर अंदर एंडोकार्डियम। तो मेन जो कार्डियक मसल्स है, जो कॉन्ट्रेक्शन करेगी, जो ब्लड को पंप करती है, वो होती है मायोकार्डियम के अंदर। और हार्ट की जो वॉल है उसमें लगभग 90% जो हिस्सा है आपका इसी मायोकार्डियम का ही होता है। तो मायोकार्डियम मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन के लिए क्या चाहिए? उनको संकेत चाहिए कि जिस फ्लो में वो कॉन्ट्रेक्शन करे, वे संकेत, वो जो इम्पल्सिस है वो जनरेट होती है आपकी इस एस ए नोड से जनरेट होती है। तो एस ए नोड जो है वो लगातार एक ऑटोमेटिक रूप से एक इम्पल्स या इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है, और वो इस तरह से आपकी चारों दिशाओं में निकलती है। तो वो जब इधर गई तो एट्रियम की तरफ चली गई। एट्रियम में दोनों ही तरफ, राइट भी हो या लेफ्ट हो, दोनों के अंदर कॉन्ट्रेक्शन हुआ। वो कॉन्ट्रेक्शन होने से यहाँ का भी और यहाँ का भी, दोनों का ब्लड आपका वेंट्रिकल में आ जाएगा। यहाँ ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होगी, यहाँ बाइकस्पिड वॉल ओपन होगी, और ब्लड आपका यहाँ पहुंच जाएगा। फिर आपका यहाँ पर एक एवी नोड होती है, जिसको आप कह सकते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड। और ये एबी नोड क्या करती है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आपके बने, यहीं पर होती है वो उसकी स्पीड को कम कर देती है। कम होने के कारण से अभी जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस है वो यहाँ तक लेट पहुंचते हैं। और उसका कारण भी है कि तब तक इनको कॉन्ट्रैक्ट होने का टाइम मिल जाता है, जिससे इन दोनों चैम्बर का जो ब्लड है आपका वो वेंट्रिकल में पहुंच जाए। यदि वो दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होगी तो यहाँ का जो ब्लड है वो प्रॉपरली आपका वेंट्रिकल में नहीं पहुंच पाएगा। तो ये तो एवी नोड का हुआ, ये भी याद रखिएगा। फिर आपका आता है बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज। ये क्या करते हैं? ये आगे होते हैं उसी के पास में ही जो एवी नोड थी। तो एवी नोड तक जो सिग्नल पहुंचे थे, उन सिग्नल को आगे वेंट्रिकल तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं? बंडल ऑफ हिज करते हैं। फिर यहां पर होते हैं आपके परकिंजे फाइबर्स, परकिंजे फाइबर्स, ये हो सकता है आगे आ जाए परकिंजे फाइबर्स। ये रैपिडली मूव करते हैं उन इम्पल्सिस को वेंट्रिकल तक।
जिससे क्या होगा कि तुरंत ही वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो मूव जो स्लोली कर रहा था आगे आगे वो इतना स्लो हो जाए कि वेंट्रिकल का जो मूव कॉन्ट्रेक्शन वो डिले हो जाए। थोड़ा डिले करना, मैं बहुत डिले नहीं करना। तो जो परकिंजे फाइबर्स हैं वो आपके वेंट्रिकल के रैपिड कॉन्ट्रेक्शन को मेंटेन करते हैं, जिससे कुछ ही सेकंड मतलब सेकंड के कुछ हिस्से में ही आपका फिर वेंट्रिकल में कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है। ये सब वर्ड आपके इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एसए नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हिज और परकिंजे फाइबर्स। तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन, आगे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी आएंगे। एस ए जो नोड है आपके, वो राइट एट्रियम पर, राइट एट्रियम के ऊपर की तरफ आपकी स्थित है। डेंड्राइट तंत्रिका आवेगों को लेके जाते हैं कि जो नर्व इम्पल्सिस हैं वे कैसे कैसे मूव करती हैं, उसको आप देख। ये फिगर है आपकी। जो न्यूरॉन होते हैं आपके, उसमें तीन सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं। एक बाहर का जो पार्ट है उसको डेंड्राइट बोलते हैं, अंदर का जो हिस्सा उसको सेल बॉडी कहा जाता है, सोमा भी कह सकते हैं उसको। और ये जो बड़ी जो एक चेन है आपकी, एक पूंछ टाइप की, आगे तक अगर आप देखोगे, इसको हम कहते हैं आपका एक्सोन। एक्सोन के लास्ट में आपका एक्सोन टर्मिनल आता है, ये आपका एक्सोन टर्मिनल है। इसके लास्ट में साइनेप्टिक एंड बल्ब होता है, एक बल्जी पार्ट होता है जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर आपका भरा हुआ है। तो जब आपके एक न्यूरॉन यहाँ पर है, उससे इलेक्ट्रिक इम्पल्स जब पहुंचती है तो सबसे पहले डेंड्राइट में पहुंचती है। डेंड्राइट से भी नर्व इम्पल्सिस सेल बॉडी में जाती है, उस सेल बॉडी से वो नर्व इम्पल्सिस आपके एक्सोन में जाती है। तो डेंड्राइट और सेल बॉडी तक जो आपकी इम्पल्सिस जा रही है, सिग्नल्स जा रहे हैं, वे शॉर्ट डिस्टेंस सिग्नल है। ये भी याद रखें, जो जो मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, शॉर्ट डिस्टेंस आगे आएंगे। और जो एक्सोन में आपका जाता है उसको लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो ये दो वर्ड आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पूछा, डेंड्राइट तंत्रिका आवेगों को लेके जाते हैं सेल बॉडी की ओर, सेल बॉडी से दूर नहीं, सेल बॉडी की ओर। पहले डेंड्राइट में जाएगा, फिर सेल बॉडी में जाएगा, उसके बाद आपका एक्सोन में जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। जो क्रेनियल अस्थियां हैं, क्रेनियल बोन्स जो है, वो किस टाइप की बोन है ये उन्होंने पूछा। 5 प्रकार की बोन होती है, पहले भी क्वेश्चन आया था। लॉन्ग बोन है, शॉर्ट बोन है, फ्लैट बोन है, इर्रेगुलर बोन है, और आपकी सिस्मैड बोन है। सिस्मैड बोन में तो एक एग्जांपल पटेला आपका हो जाता है। तो जो क्रेनियल बोन थी आपकी, ये क्रेनियल फ्लैट बोन में आती है। जैसे क्रेनियल हो गई आपकी, स्टर्नम हो गई, रिब्स हो गए, स्केपुला हो गया। स्केपुला का आपका पहले पूछा था आपका, ये सब आपकी फ्लैट बोन। शॉर्ट बोन में सिंपल है, जो कार्पल्स हैं आपकी बहुत सारी, या टार्सल्स हैं। कार्पल्स रिस्ट बोन होगी, टार्सल्स आपकी एंकल बोन हो गई, ये शॉर्ट बोन है। लॉन्ग बोन में लंबे बाल, जैसे पैर में देखो फीमर होगा, टिबिया हो गया, फिबुला हो गया, तीन ये हो गई। हाथ में देखो ह्यूमरस हो गया आपका, बाइसेप्स वाली बोन। अल्ना हो गई, या रेडियस हो गई, या आपकी फोमाम बोन हो गई। उंगलियों की जो बोन है, हाथ की पैर की फेलेंजीज हो गई। और आपकी जो कोलर बोन है, क्लेविकल, ये हो गई क्लेविकल। जो इरेगुलर बोन है आपकी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे वर्टिब्रे हो गए, ये है हिप बोन्स है, वो हो जाएंगी। कुछ फेशियल बोन भी आप कह सकते हैं। और कैल्केनियस, जिसको हील बोन भी कहा जाता है, कैल्केनियस, ये आपकी इरेगुलर। तो ये बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध एग्जांपल्स हैं, कई बार आपके प्रश्न आए हैं, इनको याद रखिएगा, मैचिंग भी आ जाती है। यहाँ पे क्रियल का पूछा तो चपटी या फ्लैट बोन आप इसको कह सकते हैं। मानव शरीर में स्पाइनल नर्व की संख्या कितनी होती है, तो ये नर्व पूछा है, स्पाइनल वर्टिब्रे नहीं पूछे। तो जैसे ये स्पाइन होगी आपकी, स्पाइन में अगर वर्टिब्रे पूछे अडल्ट में तो 26 होते हैं। तो सर्वाइकल के 7 हो गए, थोरेसिक के 12 हो गए, लंबर के 5 हो गए, एक सैक्रल हो गया, एक आपका कोकाइक्स हो गया। अगर बच्चों में देखोगे तो बच्चों में यहाँ पे 5 और 4 होते हैं, तो 33 वर्टिब्रे होते हैं चाइल्ड के अंदर। बड़ों में क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये जो वर्टिब्रे फ्यूज हो जाते हैं आपस में मिलके, तो ये इनकी संख्या एक रह जाती है। देखिए यहाँ पे नर्व पूछा है, तो नर्व में कितनी होगी, 31 पेयर होते हैं। 31 कैसे होते हैं आपके, यहाँ पे 8 नर्व होती है, तो 12 और 8 20, 20 और 5 25, और यहाँ पे भी 5 नर्व होती, 30, और एक आपका यहाँ होती 31। तो 31 ये अलग अलग भी याद रखना, ये 8 हो गई, यहाँ 12 हो गई, यहाँ 5 हो गई, यहाँ 5 हो गई, यहाँ एक हो गई। ये मैचिंग भी आ सकती है कि सर्वाइकल नर्व 8 है, थोरेसिक नर्व 12 है, लंबर इतनी है, और सैक्रल 5 है, और कोकोइजियल जो है आपकी वो 1 है।
इनमें से कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो दोनों ही रूपों में काम करती है? मैंने पिछली क्लास में बताया था, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। थायराइड किल एंडोक्राइन। पेनक्रियाज है जो दोनों के रूप में काम करती है और कई सारे काम। पेनक्रियाज के हार्मोन्स भी पूछे थे आपके, एंडोक्राइन के चार जो हमने पढ़े थे, ग्लूकोगन, इंसुलिन, सोमेटोस्टैटिन और पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। और इसका डाइजेस्टिव में भी बहुत बड़ा काम है। डाइजेस्टिव जो जूसेस है उनमें भी आपके पेनक्रियाटिक अमाइलेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज, ट्रिप्सिन, टाइमोट्रिप्सिन, बहुत सारे हैं। ऐसे डीएनए आरएनए वाले भी हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट है पेनक्रियाज का, इसको याद रखिएगा। पैराथायराइड किल एंडोक्राइन है, एड्रिनल किल एंडोक्राइन। तो जो दोनों ही रूपों में प्रभावी काम करती है वो पेनक्रियाज है। अगला है कि इनमें से कौन सा लिम्फेटिक टिश्यू नहीं है? नहीं पे ध्यान रखना है। तो लिम्फेटिक टिश्यू कौन कौन से? टॉन्सिल्स हैं, इनके अंदर भी लिम्फ भरा होता है। तो लिम्फ मतलब एक प्रकार का फ्लूइड हो गया जिसमें आपके सुरक्षा प्रणाली में काम करने वाले सेल्स पाए जाते हैं। स्प्लीन है, ये भी वही है, स्प्लीन में भी आपका लिम्फ पाया जाता है। ये दो तो हो गया आपके लिम्फेटिक टिश्यू। जो नहीं है वो है एड्रिनल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। इनका लिम्फ से कोई मतलब नहीं है। इनके अंदर एड्रिनल है, इसके हमने पढ़े थे हार्मोन्स, मेडुला और उसके कोर्टेक्स के, वो अलग चीजों में काम करते हैं। थायराइड के T3 T4 ये भी कई बार आपके क्वेश्चन आ चुके हैं, वे अलग काम करते हैं। लिम्फ से इनका कोई विशेष मतलब इनसे है ही नहीं, लिम्फ विशेष भी क्या हो, इनसे कोई मतलब नहीं है। तो अब नहीं पूछा था तो फर्स्ट और सेकंड के आधार पर आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। शाकाहारी भोजन में प्रोटीन के मुख्य सोर्स हैं। प्रोटीन देखो, फल और सब्जियों में प्रोटीन नहीं मिलता है। प्रोटीन के लिए हमें अनाज और दाल, इन पे फोकस है। सबसे ज्यादा तो दालों में मिलता है। दाल में भी सोयाबीन की दाल, फैट भी देखो, प्रोटीन भी देखो, पर्याप्त मात्रा में होता है। तो ऐसे अलग अलग तो नहीं पूछते हैं, सिंपल अगर आप पूछे दालों में तो लगभग सभी में होता है। ज्यादा आपका सोयाबीन में पाया जाता है। अनाजों में भी प्रोटीन होता है, लेकिन कंपैरेटिवली दालों में ज्यादा होता है। फल और सब्जियां, ये विटामिन और मिनरल के मुख्य सोर्स है। विटामिन और मिनरल्स, कैल्शियम हो, ये हो, वो हो, या अलग अलग प्रकार के विटामिन है, A B C D E K आदि, तो उनके मुख्य सोर्स है ये। और बाकी कार्ब है, प्रोटीन है, फैट आदि है। फैट में तो घी, तेल इत्यादि वे चीजें ज्यादा हैं। और इनमें ड्राई फ्रूट्स ज्यादा हैं। ड्राई फ्रूट्स में प्रोटीन भी होता है, लेकिन प्रोटीन के लिए दाल और अनाज मुख्य सोर्स के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि इन क्रियाओं को कैलोरी व्यय के रूप में बढ़ते हुए क्रम में, कि सबसे कम कैलोरी किस में बर्न होती है, उससे ज्यादा किस में, उससे ज्यादा किस में। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है और ऑप्शन बहुत इजी है। ये दौड़ना, चलना, तैरना, सीढ़ियां चढ़ना, तो हमें पता है कि सबसे कम किस में बर्न हो गया आपके, चलने में। तो चलना सेकंड सेकंड एक में ही दिया है। चलने से ज्यादा किस में होगी आपकी, तैरने में। दौड़ना है आपका, इसमें और ज्यादा होगी। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा कैलोरी बर्न होती है। व्यक्ति दौड़ लेगा 1-2 किलोमीटर, लेकिन जब सीढ़ियां चढ़नी हो 20-25 सीढ़ियों के बाद में एक ठीक ठाक व्यक्ति को भी थकावट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसका अलग एनर्जी लगती है उसमें। तो सबसे ज्यादा जो कैलोरी बर्न होती है आपकी, वो सीढ़ियां चढ़ने में होती है या पहाड़ों पे चढ़ने में होती है। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैच करने के लिए है कि कौन किस किस ऑर्गन से रिलेटेड है। जैसे न्यूरॉन है आपके, ये ब्रेन से रिलेटेड हो गया, ब्रेन में कर सकते हैं। कोर्निया आंखों से संबंधित है आपका, ये कभी क्वेश्चन आएगा तब मैं स्पष्ट करूंगा। नेफ्रॉन ये आपकी किडनी की फंक्शनल यूनिट है, तो फेफड़े हो गए आपके, सॉरी फेफड़े नहीं, गुर्दे, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, गुर्दे हो गए, किडनी। और एल्वोलाई पहले भी आपका आया था सीक्वेंस के अंदर, पिछली क्लासेस में देखा था, ये आपके लंग से जुड़ा हुआ है, लंग्स हो गया। तो सिंपल ही था, आप मैच कर लीजिएगा। तो ये आपके जुलाई 2018 के प्रश्न हो गए। इस कक्षा में इतना ही रखते हैं, बाकी जो हम है अगली कक्षाओं में करेंगे। ओम शम।